बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। मुल्क में बढ़ते मसाइल पर है हमारी नज़र, जिन मसाइल से हमारी आवाम है परेशान, जिन पर तबसरा करना और ज़ेरे बहस लाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि हर उस मसले को अपने प्रोग्राम में शामिल करें जो हमारी आम आवाम से मुंसलिक हैं। वो तमाम मसाइल जिनको हुक्मरान इक़्तिदार में आने से पहले पूरा करने के वादे तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हुक्मरान इक़्तिदार में आते हैं सब वादों दावों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बने हैं अपनी आम आवाम की आवाज़, क्योंकि यह है आपका प्रोग्राम खबर क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फ़हीम अमीन और कराची से ज्वाइन किया है हमें नुमाइंदा शाहिद हुसैन सेलरा ने। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहां सीडी अफसरान दिन में तारे ढूंढने और रात में काले चश्मे लगाने लगे हैं। चाइना कटिंग के किस्से अब पुराने हो चुके हैं। इस बदलते दौर में चाइना कटिंग की बजाय अब सीडीए की कटिंग के किस्से सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि सीडी अफसरान छोटी मोटी गैर कानूनी तामीरात मिसमार करके दाद वसूल करने लगे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सीडीए के नाक के नीचे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों गैर कानूनी आलीशान महलात तामीर हो चुके हैं। क्या गैर कानूनी तौर पर इमारत बनाना इतना आसान हो गया है? जिसका दिल चाहे वो गैर कानूनी तरीके से इमारत बनाना शुरू कर दें और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और हमारी आवाम को ऐसे ही परेशान किया जाता रहेगा। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है जान अपने नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा। जी देखें, आज जिस मौजू पर और जो ख़बर हम लेकर आए हैं वो इस्लामाबाद से मुतालिक है और यहाँ के जो बासी हैं उनसे मुतालिक है। और आपको बताएं कि जैसा कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत होने की वजह से अगर पाकिस्तान में दीगर शहरों की बात की जाए तो एक मॉडर्न सिटी के तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसका मास्टर प्लान तैयार किया गया था और इस मास्टर प्लान को उसकी जो निगरानी करनी थी उसके लिए एक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि सीडीए कहा जाता है। अब सीडीए की जानिब से जो सीडीए का जो रेवेन्यू है वो ऑक्शंस के ज़रिए प्लॉटों की ख़रीदो फ़रोख्त या फ़रोख्त के ज़रिए किया जाता है, या फिर जो रेगुलेशंस कायम की जाती हैं सीडीए की जानिब से उनके तहत जो रेवेन्यू उनको मिलता है उसके ज़रिए वो अपने बजट और अब दीगर जो मामलात हैं उनको वो रेवेन्यू के तौर पर चलाते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जब इस्लामाबाद बना उसके बाद जो इस्लामाबाद के रिहायशी थे उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये तय किया गया था और उसके बाय लॉज और लॉज बनाए गए थे कि इस्लामाबाद में एक हिस्सा जो कि दही इलाकों से जिसका ताल्लुक़ होगा उसमें जो फार्म हाउसेस हैं यानी कि एग्रो फार्म्स हैं वो कायम किए जाएंगे और वो एग्रो फार्म्स जो हैं वो नॉमिनल प्राइसेस पे जो मकामी लोग थे उनको दिए गए, या फिर जिनसे ज़मीनें ली गई जिन्हें अमूमी तौर पर इस्लामाबाद में मुतासरीन कहा जाता है उन्हें दिए गए। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि वो जो एग्रो फार्म्स थे जहाँ पर सब्जियाँ, फल और फ्रूट और लाइव स्टॉक जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पैदावार उनकी होनी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक महल्लात की शक्ल इख्तियार करते चले गए। और अब 80% कहा जाए, जो हमें ज़राए बताते हैं सीडीए के, कि 80% ऐसे जो एग्रो फार्म्स थे अब वो एग्रो फार्म्स नहीं रहे, बल्कि वो अब बड़े बड़े महल्लात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आपको बताएं कि कम से कम जो एग्रो फार्म है उसकी जो एरिया है वो 20 कनाल से लेके 26 एकड़ तक के फार्म हाउसेज जो हैं वो इस्लामाबाद में इस वक्त पाए जाते हैं। जिन एरियाज़ में ये फार्म हाउसेज पाए जाते हैं, जो डाटा हमने इकट्ठा किया उसमें आपको बताएं कि चक शहजाद जो है वो आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं जो कि एग्रो फार्म्स के नाम पर हैं। और इसी तरह से सिहाना जो कि एक्सटेंशन है इसी चक शहजाद की, उसमें भी फार्म हाउसेज हैं। इसी तरह से मरी रोड पे जो आर्चर्ड स्कीम है वहाँ पर भी फार्म हाउसेज हैं और कहौटा और H9 में भी फार्म हाउसेज हैं। आपको बताएं कि H9 चूँकि एक सेक्टर है, वहाँ पर नर्सरीज जो हैं उसको उसमें फूलों की और पौधों की अफजाइश के लिए ये जगह मुख्तस की गई थी। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 26 से 27 एकड़ के भी फार्म हाउसेज हैं जहाँ पर आलीशान महलात जिन लोगों ने बनाए हैं वो बहुत वासर और ताकतवर लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर फार्म हाउसेज कायम कर लिए हैं और वो अपनी निजी ज़िंदगी जो है वहाँ गुजारते हैं। और इसी तरह से आपको बताएं कि जो एक सर्वे हमने किया इन इलाकों का, तो वहाँ पर जो एग्रो फार्मिंग होनी थी वो बहुत कम दिखाई दी।
अच्छा। कहीं पोल्ट्री फार्म लगना था जहाँ पर जो इस्लामाबाद के बासी हैं उनको वहाँ से पोल्ट्री फार्म की ज़रूरियात पूरी करनी थी और सब्जियाँ लगनी थी। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक तवील अरसे से जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो तमाम दूसरे इलाकों से यहाँ पर लाए जाते हैं और जो नॉमिनल प्राइसेस पे ये जो एग्रो फार्म्स लिए गए थे बड़े बड़े, वो अब बड़े बड़े अशराफिया के जो लोग हैं या बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनको मुंतकिल हो चुके हैं, जिसमें सियासतदान भी शामिल हैं, दीगर शोबों से जो ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। तो अब वहाँ पर महिलात कायम कर दिए गए हैं और ये सरीहन खिलाफ वर्जी है जो कि CDA के बायलॉज हैं। हमने जो है वो जो CDA से रब्ता किया और उन्हें अपने क्वेश्चनियर भिजवाया कि हमें बताया जाए कि ऐसे कितने नॉन कन्फर्मिंग इस्तेमाल में जो फार्म हाउसेस हैं उनकी तादाद क्या है। तो उनकी तादाद नहीं बताई गई, लेकिन ये ज़रूर बताया गया CDA के तर्जुमान की जानिब से कि नॉन कन्फर्मिंग यूज़ के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और नोटिस जारी किए जाते हैं। अच्छा। और उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है उसे वो अभी तक हमने देखी नहीं है उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह से दूसरे इलाकों में या सोसाइटीज में की जाती है। जो फार्म हाउसेस के मालिकान हैं तो वो कहते हैं कि इनके ऊपर रिहाइश की इजाज़त है, क्योंकि रिहाइश जिस तरह से की गई है अब तो फार्म हाउसेस कम और वो महलात ज़्यादा लग रहे हैं। तो क्या CDA की जानिब से कोई उसकी कितने फ़ीसद जो है एरिया या रकबा है जिस पर तामीर की इजाज़त दी गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से CDA ने जब जो एग्रो फार्म्स हैं वो एक पैटर्न तश्कील दिया था तो उसके बायलॉज भी बनाए गए और इस बायलॉज जो हैं उसमें जो 80 की दिहाई थी उस वक्त तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट इजाज़त थी कि उसको आप कवर्ड एरिया के तौर पर रख सकते हैं, जिसमें आप जो आपके मुलाजमीन हैं उनके लिए रिहाइशगाह होगी या दीगर ज़रूरियात के लिए जो आप एक शेड बना सकते हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ज़रूरियात बढ़ी तो इसमें तौसी की जाती रही और इन बायलॉज के अंदर अमेंडमेंट लाई जाती रही और फिर 2012 के बाद हमने देखा 13 मई कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और वहाँ से जो है दोबारा से ऑर्डर हुए और ये जो कि CDA जो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लेकर गया था वो मुस्तरद हुई और वो अपील आपको ये बताएं कि वो ये थी कि ये चाहते थे कि ऐसे फार्म हाउसेस जहाँ पर 12,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की तामीरात हो चुकी हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। तो जिसके बदले में जो है उसे उस अपील को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको नहीं रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, आप जो बाय लॉज को इम्प्लीमेंट करवाएं। जिसके बाद दोबारा से उसमें तरमीम करके 9,500 की इजाज़त ली गई सुप्रीम कोर्ट से कि 9,500 स्क्वायर फीट जो है वो जो कवर्ड एरिया है वो आप रख सकते हैं। तो अब जो बाय लॉज हैं उसके मुताबिक 9,500 की गुंजाइश है कि उसमें आप जो कवर्ड एरिया है उसको बना सकते हैं। उसमें बेसमेंट रखने की इजाज़त भी नहीं दी जाती और उसको मजीद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाती। जो है ये आखिरी हद है। जो जगह आपने ग्रीन रखनी है उसको सॉफ्ट रखना है और जो दीवारें बनानी है वो 7 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ बाय लॉज एक बाय लॉ की जो है वो खिलाफ वर्जी दिखाई देती है। लोगों ने जो बासर शख्सियात हैं उन्होंने फार्म हाउसेस के अंदर बेसमेंट्स बना ली हैं, महिलात की शक्ल इख्तियार कर लिया, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली हैं और वहाँ पर जो सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए वो सॉफ्ट सॉइल दिखाई नहीं देती, बल्कि वहाँ पर अंदर फाउंटेन है और गोल्फ ग्राउंड्स की तरह उन्होंने अपने महिलात को तो जावेद इतने महिलात बन गए, इतना सब कुछ बना लिया, इस्लामाबाद इंतजामिया खामोश क्यों है इस पर? जी ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमने CDA के तर्जुमान से भी जो सवालात भिजवाए थे उनसे पूछा, लेकिन उन सवालात का मुनासिब अंदाज में जवाब नहीं दिया गया। हमने उनसे यही उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें ये दिखाई देता है कि जब कभी इस तरह के नोटिस इन फार्म हाउसेस को जारी होते हैं तो उनको वहाँ से उल्टा जो है वो रद्द-ए-अमल देखने में आता है और दबाव फेस करना पड़ता है। तो इसलिए अब CDA ने जो है वो इस किस्म के जो फार्म हाउसेस हैं जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी अमलदारी उनकी रेट जो है वो इस तरह से चैलेंज हो सकती है तो उस तरफ वो जाते ही नहीं हैं, बल्कि वो रुख कर लेते हैं जो सरसरी कार्रवाइयाँ करके लोगों को दिखाने के लिए और मीडिया को जस्ट एक दिखाने के लिए कि कार्रवाई हो रही है और अपनी कागजी जो कार्रवाई है उसको पूरा करने के लिए छोटी मोटी कार्रवाइयाँ दिखाई देती हैं। ऐसे बड़े बड़े फार्म हाउसेस जो कि आंखों के बिल्कुल सामने हैं वो बिल्कुल सरफे नज़र CDA ने उससे किया हुआ है और ऐसा लगता है कि CDA के अंदर जो एक लोग जो है इस पूरे सिस्टम के साथ मिले हुए हैं और मिलकर जो है वो इस पूरे इस मामले को जो बायलॉज की बिल्कुल जावेद, इससे तो साफ जाहिर यही हो रहा है कि जो CDA के अपने ही अफसरान हैं वो खुद मुलव्विस हैं, इसलिए उनकी नाक के नीचे ये सारी तामीरात हो रही हैं।
हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से है कि यही दिखाई देता है कहीं पे कुछ दबाव है और बासर शख्सियात के होने की वजह से सीडीए उस तरफ हाथ नहीं डालता, और जहाँ कहीं उनका मामला चलता है तो कहीं ना कहीं मुलविस भी इसमें हो सकते हैं कि जो सीडीए है उनको कहीं ना कहीं कोई कंपनसेशन या उनको कुछ माली फ़वाइद इससे मिलते हों, तो वो इस तरफ रुख ही नहीं करते। और हमने देखा कि वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर जो फार्म हाउसेस हैं उनका एक इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया है। कोई भी इररेलेवेंट पर्सन उनको वहाँ पर दिखाई दे तो फौरी तौर पर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन ही क्यों ना हो, उनको वो जो है वो पकड़ लेते हैं। उनकी अपनी एक सिक्योरिटी सिस्टम है इन फार्म हाउसेस के अंदर। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो नॉन कन्फर्मिंग यूज़ है, जिसमें ये ममानियत है सीडीए बायलॉज के तहत कि वो फार्म हाउसेस जो हैं वो किसी कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। वहाँ पर रात को पार्टीज हो रही होती हैं, वहाँ पर शादी ब्याह के फंक्शन हो रहे होते हैं, और दूसरी जानिब निजी जो महफिलें हैं वो वहाँ पर हो रही होती हैं। तो जो पर्पस था बुनियादी तौर पर कि इन फार्म हाउसेस का जो है इस्तेमाल है वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ज़रूरियात को पूरा करना है, वो नहीं दिखाई देता। अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में अपने देखने वालों को बताते चलें कि ये जो फार्म हाउसेस हैं जो चक शेजाद में है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें ए कैटेगरी के 40 फार्म हाउसेस हैं, बी कैटेगरी के जो 35 फार्म हाउसेस हैं, जबकि सी कैटेगरी के 75 फार्म हाउसेस हैं। इसी तरह से सिहाना में 20-20 कनाल के तकरीबन 80 फार्म हाउसेस हैं, और मरी रोड जो आर्चर्ड स्कीम कहलाती है वहाँ पर 125 फार्म हाउसेस हैं। कहोटा में लाइव स्टॉक के लिए ये कायम किए गए थे तकरीबन 66 फार्म्स, उनकी भी ऐसी हालत देखने में आती है। और H9 में जो नर्सरीज जहाँ पर पौधों और जो बोटानिकल जो उसमें आप कहते हैं कि उनकी अफजाइश करनी थी, नर्सरियाँ लगाई जानी थी, उसमें तकरीबन 26-26 एकड़ के जो फार्म हाउसेस हैं वो वहाँ पर कायम किए गए। लेकिन अब वो उनकी मलकियती या लीज़ की जो मलकियत है वो मुंतकिल होते होते बासर शख्सियात के पास जा चुकी है। तो ये एक सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि इन फार्म हाउसेस का जो नॉन कन्फर्मिंग यूज़ है वो सरेआम किया जा रहा है। और अब इस्लामाबाद में जैसे कि नॉन कन्फर्मिंग के ऊपर कानून तो मौजूद है, ज्यादा होती चली जा रही है, तो फिर उस कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? पैसे वाले लोग हैं वो तरजीह देते हैं कि उस पैसे में जो सेक्टर में घर खरीदना है उसके बदले में हम एक फार्म हाउस खरीद लेते हैं ताकि वो कम पैसों में पड़ेगा और जगह भी ज्यादा मिल जाएगी। तो जो कानून है नॉन कन्फर्मिंग के ऊपर, तो वो फिर उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? वो कानून किधर गया फिर? जी, कानून अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कानून पर उस तरीके से अमलदारी या अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा, बिलखसूस इस वाले सेक्टर में। और बाकी चीज़ों में हर जगह पर अमूमी तौर पर कोई ठेले वाला अगर सड़क पे खड़ा है उसके खिलाफ कानून दिखाई देता है, अमल दरामद किया जाता है, या कोई सोसाइटी इलीगल छोटी मोटी सोसाइटी कायम हो गई उसके खिलाफ दिखाई देता है। सड़क किनारे या किसी और जगह बाज़ार में कोई खांचा फरोश दिखाई दे उस पर सीडीए की अमलदारी दिखाई देती है। लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पड़ी हुई हैं और वो अपनी ताकत का और असर रसूख का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर सीडीए की अमलदारी दिखाई नहीं देती। और सीडीए को इस पे संजीदगी से हुकूमत को भी इस पे चाहिए कि अमल दरामद करवाएं, क्योंकि अभी एक और आपको बताते चलें कि सीडीए ने जो बायलॉज थे उसमें मज़ीद तरमीम की 2020 में, और उसमें अमेंडमेंट करने के बाद वो गज़ट में 2023 में वो जारी किए जाने थे, लेकिन अभी तक उसको मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। वो बायलॉज हैं, उन बायलॉज के तहत जो सब डिवीज़न है वो उस पर एक से ज़्यादा मालिकाना, यानी कि एक फार्म हाउस के 2 मालिक भी हो सकते हैं। उससे ये होगा कि सीडीए को रेवेन्यू तो मिलेगा, लेकिन एक फार्म हाउस के अगर 2 मालिक होंगे और ज़मीन डिवाइड होगी तो आने वाले वक्त में ये जो 20-20 कनाल के फार्म हाउसेस हैं वो 2-2 हिस्सों में तकसीम होते चले जाएंगे, और फाइनली जो अल्टीमेटली इसका जो एक शक्ल है वो इसी तरह से होती चली जाएगी कि वहाँ प्लॉटिंग होने के बाद वो मालिकाना हकूक आगे मुंतकिल हो जाएंगे। जिस तरह से चाइना कटिंग की बात की जाती है उसी तरह से ये प्लॉटिंग भी हो जाएगी और फिर मामला लिटिगेशन में चले जाएंगे। और ये जो ज़रई ज़मीनें जिसका इस्तेमाल एग्रो के लिए होना था वो उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। लेकिन फार्म हाउसेस से मुताल्लिक 2 पर्पस है जो सामने आए कि एक तो ज़रई पैदावार और दूसरा लाइव स्टॉक की पैदावार। इन दोनों पर्पस को अगर देखा जाए तो कितने फार्म हाउसेस ऐसे हैं जो ये वाली ज़रूरत पूरी कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए फार्म हाउसेस बनाए जाते हैं? जी, ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपका कि ज़रूरत कौन पूरी कर रहे हैं। आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि जब ये फार्म हाउसेस बनाए गए, एग्रो फार्म्स बनाए गए, तो इनमें उन लोगों को भी ये फार्म जो है वो दिए गए जो मुतासरीन जिनसे लैंड ली गई थी। अब ये इस तरह से है कि कहीं पे 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं जो ऑक्शन में दिए गए।
जो मुतासरीन के पास हैं वहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ इस किस्म की एक्टिविटी जो एग्रो के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइव स्टॉक है। और जब कार्रवाई होती है, जो आप कार्रवाई की बात कर रही हैं कि सीडीए कार्रवाई करता है, तो वो कार्रवाई भी जाके उन्हीं फार्म्स पे करता है जहाँ पर ये एक्टिविटी एग्रीकल्चर से मुतालिक हो रही हैं, और उन्हें ही फाइन कर दिया जाता है। तो ये एक दिखाने के लिए कि हम फार्म हाउसेस के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, तो उन्हीं को जो ऑलरेडी रूल्स के मुताबिक काम कर रहे हैं उन्हीं को दोबारा से जुर्माने भी कर दिए जाते हैं। और वो गरीब बेचारा दोबारा से वो जुर्माने पे करने आ जाता है। आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे वो ये है कि ये बताइए कि वो पर्पस के कहा जा रहा था ग़िज़ाई ज़रूरियात को ये फार्म हाउसेस जो हैं वो बेसिकली पूरा करते हैं, अगर इसी तरह से उन्हें महलात बनाया गया, उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो जगह बनानी शुरू कर दी, तो फिर जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो शहर इक़्तिदार में ये सब कुछ हो रहा है, कैसे पूरी होंगी? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में अगर आप यहाँ पर आएँ, जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उससे मुतालिक अगर सर्वे किया जाए, हम हर वीकेंड पे हर टीवी चैनल पे सर्वे करते हैं कि जो मार्केट है वहाँ पर सब्ज़ियों की अशिया खुर्दनोश की कीमतों का क्या सूरत हाल है। तो इस्लामाबाद की जो कीमतें हैं वो बाहर मार्केट से जो दूसरे शहरों में उनसे बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ महंगी यहाँ पर बेची जाती हैं। और आपको बताएं कि दूसरे शहरों से गाड़ियाँ भर के लाई जाती हैं सब्जियों की, फ्रूट्स की, और इस्लामाबाद में लाकर बेची जाती हैं और महंगे दामों यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं। तो इस्लामाबाद में एक तरफ तो ऑलरेडी एक फैसिलिटी मौजूद है जो इशराफिया की नज़र हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो शहरी हैं वो महंगे दामों सब्जियाँ, फल, फ्रूट और जो गोश्त वगैरह है वो महंगे दामों लेने पर भी मजबूर हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है कि इस्लामाबाद का जो महंगाई की शरह है वो बाकी शहरों से ही मुख्तलिफ है कि यहाँ पर हर चीज़ जो है उसकी अपनी ही कीमत है, क्योंकि वो बाहर से लाई जाती है, उसकी ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर लोकली प्रोड्यूस होनी चाहिए, जिसकी कीमत भी कम होनी चाहिए, वो अफादियत, वो फ़ायदा उस चीज़ का यहाँ के रहने वालों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल नाजरीन, शहर इक़्तिदार में हुक्मरानों की नाक के नीचे से बाय लॉज में महलात तामीर किए जा रहे हैं और बहुत से एंटरटेनमेंट जगह बनाई जा रही हैं फार्म हाउसेस के नाम पे, लेकिन जो बेसिक उसकी ज़रूरत थी उसे पूरा नहीं किया जा रहा। इस हवाले से चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़रूरत है नाजरीन। और वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद एक और अहम खबर के साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे कब्जा माफिया की। तो महकमा मॉल मुलाजमीन की मिली भगत से कब्जा माफिया ग्रोह सरगर्म हो चुका है। अवामी ज़मीनें तो पहले से ही कब्जा माफिया का शिकार होती रही हैं, लेकिन बर वक्त कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ना लेने का नतीजा ये निकला है कि अब सरकारी ज़मीनें भी कब्जा माफिया से महफूज नहीं रही हैं। जहां पर कश्मीर की और सेंट्रल गवर्नमेंट की अरबों रुपए मालियत की 2300 एकड़ अराजी पर कब्जा माफिया ने कमर्शियल तामीरात और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर आम शहरियों से अरबों रुपए वसूल कर लिए हैं। अराजी पर ये गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स बनाने वाले लैंड माफिया ने खुद को बचाने के लिए मुकामी सियासतदानों के बैनर्स भी लगवाने शुरू कर दिए हैं। सवाल तो ये है कि क्या हमारी आवाम को ऐसे ही लूटा जाता रहेगा? तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। जी फ़हीगा के अंदर की खबर क्या है ये? फरजाना बहुत शुक्रिया। सबसे अहम चीज़ मैं बताऊं कि जिस तरह अभी हमारे साथी इस्लामाबाद से जवेद हुसैन जिक्र कर रहे थे कि जो फार्म हाउसेस थे उनका मकसद ये था कि इस्लामाबाद के लोगों को फूड बास्केट जो है वो फराहम की जाए, ताकि वहाँ पर जो सब्जियाँ, फल और दूध जो है वो सस्ते दामों जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों को मिले। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर शहर जो है, यहाँ की फूड बास्केट की अगर हम बात करें तो वागा का इलाका है, बंद रोड का इलाका है, सगियाँ का इलाका है, जहाँ से शहर को दूध और सस्ती सब्जियां फराहम की जाती थी। लेकिन अब हुआ क्या है, तकरीबन 18,000 कनाल के करीब जगह थी इधर जल्लो वाली साइड पर, जहां पर सालाना किराएदारी की शर्त पर जो है वो अमूर कश्मीर की लैंड जो थी वो काश्तकारों को दी जा रही थी। हाँ। और उस लैंड पे तकरीबन आप ये समझ लें कि उसका जो सालाना किराया जो था वो फी एकड़ जो है वो 10 से 15,000 पे लिया जा रहा था। अच्छा। ताकि जो लाहौर है और शहरी जो हैं वहाँ पर लोगों को सस्ते दामों सब्जियाँ, फल, दूध फराहम किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा है कि वहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने वो जो लीज शुदा ज़मीन थी काश्तकारों को
को दी जा रही थी, जो कि 10-15 हज़ार फी एकड़ के हिसाब से दी जा रही थी। लैंड माफिया ने वो ज़मीन उन काश्तकारों से ख़रीदी है। अच्छा। और उसको फ़ी मरला जो है वो लाखों रुपए में आगे बेचना शुरू कर दिया है। तकरीबन 8 के करीब हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर बनाई गई हैं, प्लाट बेचे गए हैं और वहाँ पर कमर्शियल तामीरात कर ली गई हैं, प्लाजे बना लिए गए हैं, दुकानें बना ली गई हैं। और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर अजीम शान शादी हाल वहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ के जिसके मुतालिक कहा जाता है कि उस तरह का शादी हाल जो है वो आपको ना तो लाहौर शहर बल्कि बड़े बड़े शहरों में दिखाई नहीं देगा, जो कि उस कब्जे की जगह पर बना लिया गया है। और अलमिया यह है कि वो जो जगह है वो अमूर कश्मीर की वजारत के अंडर आती है और यहाँ पर उनका बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं पिछले 40-50 साल से बैठे हुए हैं, जिनका काम यह है कि वहाँ पर सालाना बुनियादों में जो किराया इकट्ठा करना है, उसके बाद उस ज़मीन की रखवाली करनी है। लेकिन हमें यह बताया गया है कि मुकामी अमले की मिली भगत से वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली गई हैं, लोगों को जाली स्टैम्प पेपर्स पर उनके नाम पर ज़मीन मुंतकिल कर दी गई है और वो जो हज़ारों रुपए एकड़ ज़मीन जो काश्तकारी के लिए थी अब वहाँ पर आबादियाँ बना दी गई हैं। और ना उनको LDA ने पूछा, ना उनसे MCL ने पूछा, और वहाँ पर जो प्लाजे बन रहे हैं, शादी हाल बन रहे हैं या कमर्शियल तामीरात हो रही हैं, उसकी किसी डिपार्टमेंट से कोई इजाज़त नहीं ली गई। यानी कि तमाम के तमाम लोग मिले हुए हैं। क्यों? जब भी उनके पास बताया जाता है कि कोई डिपार्टमेंट जाता है तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हमारा एक अलहदा लॉ है, हमारी एक अलहदा जुरिडिक्शन है, आप हमारे काम में अमल दरामद ना करें। लेकिन जो वहाँ पर फील्ड स्टाफ अरसा दराज से तैनात है वो मुकम्मल तौर पर उनकी सरपरस्ती कर रहा है। तमाम की तमाम जो वहाँ पर कमर्शियल सरगर्मियाँ हो रही हैं और वहाँ पर घर बनाकर बेचे जा रहे हैं, लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड कर दिया गया है। इस हवाले से जब हमने लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उनके अब्दुल्ला जान साहब, उनसे बात की, उनसे पूछा कि जनाब आप कस्टोडियन है सरकारी ज़मीन के, यहाँ पर किसी किस्म की कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं होनी चाहिए थी। ज़मीन जो थी उसका मकसद ये था कि यहाँ पर काश्तकारी की जाए और अब यहाँ पर ऐसे लगता है कि शहर के शहर बसा दिए हैं आप लोगों ने। लेकिन अब वहाँ पे उनका ये कहना है कि जी हमने उसके ऊपर एक्शन लिया है। गो के 1-2 दफ़ा उन्होंने वहाँ पर जाके अब ऑपरेशन किया है। अच्छा। लेकिन वहाँ पर जो बुनियादी वजह थी कि जिन लोगों ने वहाँ पर कमर्शियल तामीरात की उनकी लीज़ कैंसिल की जाती। उन्होंने हमें जब उनसे पूछा कि जी आपने अभी तक कितनी लीज़ जो है वो कैंसिल की, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने अभी तक 2 लीज़ जो हैं जिसमें तकरीबन 40-50 एकड़ उनका ये कहना है कि कैंसिल की हैं। लेकिन कैंसिलेशन जो है उसका वाहिद हल क्या वही है, वो जो लोग जो अभी भी पिछले 15 साल से जो अमला यहाँ पर तैनात है, जिसकी मौजूदगी में ये तमाम की तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ जो कि बड़े बड़े बैनर्स लग गए, वहाँ पर सड़कें बना दी गई, जो लोग वहाँ के ज़िम्मेदार थे उन्होंने ना तो किसी हुकूमती अदारे से रब्ता किया, ना उनके खिलाफ FIRs दर्ज करवाई, ना उनके खिलाफ कोई वफाकी हुकूमत को लिखा। क्योंकि एक फील्ड जो उनका स्टाफ है, उनके जो निगरान है जामिन शाह साहब, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कि आप लोग एक कस्टोडियन थे, आपकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, तो आपने इसको रोका क्यों नहीं? तो उनका ये कहना था कि हमारा काम रोकना नहीं है। अच्छा। हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट किसको तो करना है? रोकेगा कौन उसको? जब वो खुद मुलविस हैं तो वो कैसे रोक सकते हैं? ये सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें भी पता है कि रिपोर्ट जब यहाँ से होकर वफाक में जानी है, उसके बाद वहाँ से कोई लेटर आना है, उतनी देर तक वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी होगी और वहाँ पर फैमिलीज हैं। और अब जो सबसे बड़ा जो जवाब पैदा किया जा रहा है महकमे की जानिब से, अमूर कश्मीर की जानिब से, कि वहाँ पर तो अब फैमिलीज जाके बस गई हैं। अब वो फैमिली अगर वहाँ पर रह रही है तो हम कैसे जाके उस बिल्डिंग को गिराएं, मसमार करें, क्योंकि उनको तो बेचने वाले बेच के अब आगे निकल गए। तो ये इतना बड़ा अरबों रुपए का फ्रॉड वहाँ पर हो चुका है, कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ कुछ 3-4 लोग हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद वहाँ पर जाते हैं, एक आध दुकान गिराई, उसके बाद फिर दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो गया। ये इस वक्त सूरत हाल है। ठीक है फ़हीम, सबसे अहम सवाल जो यहाँ पर बनता है ये है कि किसकी सरपरस्ती में ये कब्जा माफिया जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और इतनी बड़ी तामीरात हो रही हैं, कौन है?
देखिए, सबसे पहली सरपरस्ती तो वहाँ का जो अमला तैनात है अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट का, उनकी सरपरस्ती है, तो ये हो नहीं सकता। अगर कोई वहाँ पर घर बना रहा हो तो शायद उसके से सरफ नज़र हो सकता है, लेकिन वहाँ पर पूरी हाउसिंग सोसाइटियाँ काट दी गई गैर कानूनी तौर पर। 10-10, 20-20 एकड़ पर छोटी छोटी सी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी, वहाँ पर सड़कें बनी, वहाँ पर खंबे लगे, वहाँ पर बिजली के कनेक्शन दिए गए। तो ये जो डिपार्टमेंट था उसकी जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई। अब वहाँ पर लोगों को जब वो प्लॉट बेच दिए गए हैं, लोगों ने वहां पर अरबों करोड़ों रुपए लगाकर घर खरीद लिए, तो अब वो ये जवाब पेश करते हैं कि वहां पर तो अब लोग रहना शुरू हो गए हैं। तो भाई, जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपने उसको मौके पर रोका क्यों नहीं? क्यों आप लोग तमाशा देखते रहे? क्यों आप लोगों की जानिब से कोई फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया गया? इस हवाले से कमर्शियल तामीर तो जब होती है फहीम, उसी वक्त उसे रोका जाता है, उसके ऊपर आके चेक किया जाता है। क्यों नहीं रोका उस वक्त? कहाँ था तमाम का तमाम अमला, तमाम इंतजामिया जो है वो तमाम की तमाम, वो कहाँ पर थी? देखिए, ये मामला इंतहाई संजीदा है, क्योंकि अगर आप एक कमर्शियल इमारत शहर के अंदर बनाएं तो हमने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि अगर आप 5 मरले की एक कमर्शियल इमारत बनाते हैं तो कम से कम करोड़ 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। बिल्कुल ऐसे और वो जगह ऐसी है जहां पर गवर्नमेंट को 1 रुपए का ना तो टैक्स वसूल हो रहा है, वहाँ पर मनमानी मर्जी की जा रही है, मनपसंद किस्म की कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जिसमें ना तो सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखा जा रहा है, ना किसी और बिल्डिंग बाय लॉज का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि वो सरकारी जगह है, कब्जे की जगह है, ना तो वहाँ पे कोई नक्शा पास हो सकता है, ना उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है। तो एक किस्म की ये एक इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो अमूर कश्मीर की लैंड पर चल रही है, जिसमें स्पेशल जो है वो कब्जा माफिया है। और ख़ास तौर पर यह भी मैं आपको बता दूँ कि अमूर कश्मीर की का यहाँ पर जो ऑफिस है, जब उनके पास गए मौक़िफ़ लेने के लिए तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास तो अमला ही नहीं है जो कि हमें यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। इवन कि वो ये भी कहते रहे यहाँ पर कि 2020 में हमारे ऑफिस में जो कब्ज़ा माफिया था वो हमें यहाँ पर धमकाने के लिए पहुँच गया था, हम उनसे नहीं बच सके, तो हम हमारा अमला कैसे उन लोगों के पास जो कि वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी पूरी वहाँ पर स्ट्रेंथ है, ताकत है, हम कैसे रोक सकें? यानी कि अमूर कश्मीर की वज़ारत ने मुकम्मल तौर पर अपनी बेबसी अपने वहाँ पर शो की है कि हम इसको रोक नहीं सकते। जिसका दिल करता है वो सरकारी जमीन पर आए, कब्जा करे, जिसका दिल करता है वो। एक और सवाल आपकी इसी बात में से कि कब्जा कर लिया जाता है, कब्जा करना आसान नहीं होता है। कब्जा माफिया जब कब्जा करता है उसकी सहूलतकारी हो रही होती है। वो कौन सा इदारा है, कौन लोग हैं जो उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं और उउनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? फरजाना, जो एडमिनिस्ट्रेटर से जो सवाल था वो हमारा यही था, हाँ, कि जी के आप ठीक है, आप 6-8 महीने पहले आए हैं, आप कह रहे हैं जी कि मेरे आने से पहले जो है वो यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन उनके जो नीचे अमला है उनसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता था कि आपकी मौजूदगी में ये हुआ है, आप क्वेश्चनेबल हैं, आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन आज तक किसी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इवन कि जो यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो किराया जो है, जो कि ज़मीन थी जिससे वसूल किया जाना था, वो भी अरसा दराज से उन्होंने लोगों ने देना बंद कर दिया, ना उसकी कलेक्शन हो रही है। इस हवाले से जब हमने वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम साहब से पूछा था, तो उनका ये कहना था कि जी हमने इसकी रिपोर्ट मांग ली है। अच्छा। वो सिर्फ अपने आप को कह रहे थे कि हम किराए के ऊपर कोई डिस्प्यूट है, उनके इल्म ही नहीं है कि उनकी जो 18,000 कनाल ज़मीन है उसके ऊपर तो कब्जा माफिया कब्जे के जमाने की तरफ पहुंच चुका है। उनकी ज़मीन पर प्लाजे बन गए हैं, हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं, उनकी ज़मीनों पर दुकानें बन गई हैं, वहाँ पर तो तमाम चीज़ें जो है उस इलाके की शक्ल ही बदल गई है। तो जब तक वफाक की सतह पर, जब तक डिपार्टमेंट की सतह पर आला सतही कमेटी एक तश्कील दी नहीं जाती जो इन तमाम चीज़ों को देखे कि यह कब से सिलसिला शुरू हुआ, कौन कौन सा माफिया इसमें इन्वॉल्व है, और ख़ास तौर पर क्या जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा इसकी रिपोर्टिंग की गई, डॉक्यूमेंटेशन की गई कि आया ये कब्जे शुरू हो गए हैं, पुलिस को किसी ने राब्ता किया कि यहाँ पर हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है? वो सिर्फ ये कहते हैं जी कि हम सिर्फ रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं, एग्जीक्यूशन अथॉरिटी नहीं। अगर नहीं अथॉरिटी तो फिर अब क्यों ऑपरेशन किए जा रहे हैं, अब क्यों जाके दुकानों को गिराया जा रहा है? ये आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले छोटी छोटी दुकानों को गिराने से फहीम क्या हो जाएगा? जो इतने पूरी स्कीम्स बना दी गई हैं उनका क्या होगा, उनको कौन गिराएगा? जी उनसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सब्र करें,
कि जी आप ये थोड़ी सी अगर इंतज़ामिया थोड़ी सी मुतारक हुई है तो इस वजह से इंतज़ामिया को थोड़ा सा सांस लेने दें, दोबारा से यहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन होगी, नई सड़कें बनेंगी और ज़मीनें हम दोबारा लोगों को बेचेंगे। अलमिया यह है कि जहाँ पर सरकार एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई और वहीं जिन लोगों ने वहाँ पर प्लॉट खरीद लिए हैं उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। सरकारी ज़मीन यानी कि मैं आपको बताऊँ कि 10-15 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ जो है वो आपने लीज पे ली हुई है जगह, उसको 5-5, 6-6 लाख रुपए मरला पे बेचा जा रहा है। यानी कि एक गैर कानूनी सरकारी ज़मीन जो है उसके ऊपर जो सेल परचेज की जा रही है, तमाम महकमे खामोशी से देख रहे हैं और एक तमाशा है। अब देखना अमले को या इंतजामिया को तो छोड़ ही दें। अभी आपने कहा कि जब अमीर मुकाम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको तो पता ही नहीं था, उनको लगा कि शायद कोई रेंट का मसला है, उनको तो पता ही नहीं कि इतनी बड़ी स्कीमें बन चुकी हैं। दूसरी जानिब एक और बात आपने हमें इसकी डिटेल्स में अभी बताई थी कि वहाँ पर सियासतदानों के बैनर्स आवेजा हैं, इसका मतलब है सरकारी सरपरस्ती भी पूरी तरह से हासिल है। देखें ये जो इलाका है एक ख़ास जमात जो है उसका वहाँ से हमेशा से उम्मीदवार जीतते रहे हैं। उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाहर ना बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, उन बैनर्स के ऊपर मकामी सियासी जो रहनुमा हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। यानी कि जो वहाँ पर जो मुरे कश्मीर के लोग जो जाते हैं, डिपार्टमेंट के लोग, उनको बताया जाता है कि जनाब ये एक ऑफिस है सोसाइटी का, इस सोसाइटी के ऊपर एक बैनर लगा है, इस बैनर के ऊपर इनके सरपरस्तों की तस्वीरें हैं। जो मुरे कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि उन लोगों के साथ हम किस तरह मुकाबला कर सकें जहाँ पर उनको सियासी सरपरस्ती हासिल हो। वहाँ पर जब सियासी सरपरस्ती हासिल होगी तो उसके साथ साथ पुलिस की भी सरपरस्ती हासिल होगी। ये उनका मौक़िफ़ है जो डिपार्टमेंट के लोग हैं। लेकिन किसी न किसी जगह पर आकर अगर डिपार्टमेंट इसको संजीदगी से ले तो अभी भी कई हज़ार कनाल ज़मीन जो है अभी भी पड़ी हुई है। अगर उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाए, उसके ऊपर कोई सख्ती की जाए और मज़ीद तामीरात को फौरी तौर पर रोका जाए तो शायद जो है वो कुछ ज़मीन बच जाए और वो किसी बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल हो सके। अच्छा फ़हीम, इनके ऊपर जो है वो हुक्म इम्तना आ जाते हैं जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ होती हैं। अगर आपको याद हो तो माजी में भी इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी थी जिस पर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना जारी किया गया था। अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर भी बेशुमार ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, 635 के करीब हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनमें से 104 मंजूरशुदा हैं, 96 अंडर प्रोसेस हैं और बाकी सब की सब खिलाफे कानून वो कार्रवाई हो रही है, वो खिलाफे कानून बनी हुई हैं। इसके अलावा मुल्तान में भी PHA की जानिब से बाकायदा उससे सरपरस्ती हासिल थी और गैर मंजूरशुदा वो ईस्टर्न हाउसिंग स्कीम थी जिसकी तशहीर की जा रही थी। हर शहर के अंदर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, हुकूमत क्या कर रही है? अच्छा फरजाना, मैं आपको बताऊं कि लाहौर शहर में ना अगर आप कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं ना तो उसकी अप्रूवल जो है ना वो LDA देता है और LDA जब कोई सोसाइटी अप्रूव होती है ना तो उसके लिए एक QR कोड देता है कि जब आप उस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं तो उसमें तमाम चीज़ डिटेल आ जाती है कि इस हाउसिंग सोसाइटी के पास कितनी ज़मीन है, कितने इसके रेजिडेंटल प्लॉट हैं, कितने इसके कमर्शियल प्लॉट हैं, कितना इसका प्ले एरिया है। यानी कि वो तमाम तफसीलात जो है एक QR कोड पर हैं। लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनको ना तो LDA से अप्रूव करवाया गया है ना MCL से अप्रूव करवाया गया है क्योंकि ये सरहन गैर कानूनी है। इनकी ज़मीन जो है वो सरकार की है और अगर सरकार की ज़मीन पर कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है तो उसकी तो बुनियाद ही गलत है, तो इसकी तो अप्रूवल ही नहीं हो सकती। ये जो है कब्ज़ा माफिया ये छोटे छोटे टुकड़े ले रहा है। 8-10 एकड़ ज़मीन ली काश्तकार से, वहाँ पर 4 सड़कें बनाई, वहाँ पर 2-3 मरले के आम गरीब लोगों को प्लॉट बेच दिए। अब जब कब को अब जो मामला हमारी तरफ से हाईलाइट किया जाएगा या सरकार उसके ऊपर जाएगी तो वो जो कब्ज़ा माफिया है जिसको रोकना चाहिए था डिपार्टमेंट की जानिब से मौके पर, उसका काम था कि ये इनको बेचने से रोकता, लेकिन क्योंकि बेचने से वक्त पर रोका नहीं गया, कब्जा माफिया ने अपने जिन जगहों पर प्लॉट बेचे हैं वो पैसे लेकर साइड पर हो गए हैं। अब अगर नुकसान होगा तो आम आवाम का होगा, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ पर यह कहा जाएगा कि गरीब के साथ ज्यादती की जा रही है क्योंकि उससे छत छितनी जा रही है। लेकिन जब ये गैर कानूनी छत जो है बनाई जा रही थी, बेची जा रही थी, तब डिपार्टमेंट का काम था कि इसको वहाँ पर रुकाता। लेकिन अब डिपार्टमेंट उस वक्त खामोश रहा, उस वक्त डिपार्टमेंट के लोग खुद इस मामले को सपोर्ट करते रहे खामोशी से, सिर्फ उन यही कहते रहे कि हमारा काम था जी कि यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा है। जाहिर सी बात है फ़हीम, जब मासूम अवाम के अरबों रुपए लुट जाएंगे, हड़प कर लिए जाएंगे इस तरह, तो अवाम तो बोलेगी फिर, लेकिन उसका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? बिल्कुल कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर एक गैर कानूनी है क्योंकि इसमें ना तो उस हाउसिंग सोसाइटी की जो कि सरकारी ज़मीन पर बनाई गई उसकी ना अप्रूवल ली गई, ना उसकी कोई आगे से गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी ली गई। इवन कि अब आपको ये भी मैं बता दूं कि जिस दिन वो
आप लेस्को को लेटर लिखेंगे, लेटर उस सोसाइटी, लेस्को जो है उस सोसाइटी की बिजली काट देगा। और क्योंकि वो सोसाइटी गैर कानूनी है, और लेस्को अगर ये अमूर कश्मीर के लोग, वजारत के लोग अगर संजीदा हो ना, तो वो एक लेस्को को लेटर लिखें कि ये जो ज़मीन है ये गैर कानूनी तौर पर सोसाइटी बनी है, उसकी बिजली काट दी जाएगी। और अगर वो बिजली काट दी जाएगी तो वो तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो जाएगा कि ये मामला किस तरफ खुल के आया, क्योंकि कोई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को तो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। तो इस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को बिजली का कनेक्शन किसके कहने पे दिया बनती है, तो वहां पर हर तरह की फैसिलिटीज भी चाहिए होती हैं, बिजली, गैस, पानी, हर तरह की फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड की जाती है। और अगर ये प्रोवाइड की जाती है तो किस बेस पे की जाती है, क्योंकि जब हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो उसे रजिस्टर्ड किया जाता है, बिना रजिस्टर्ड किए वहां पर ये तमाम फैसिलिटीज कैसे दे दी जाती हैं? अब मैं आपको बताऊं कि अब इसका बोझ जो है ना सारा हुकूमती खजाने पर आना है, क्योंकि जब कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने वहाँ पे सीवरेज सिस्टम बनाना है, वहाँ पर उसने सड़कें बनानी है, कब्रिस्तान, पार्क, सब कुछ देना है। अब उन्होंने वहाँ पर ये चीज़ें ज़मीन बेच दी है। अब यहाँ के जो मुकामी सियासी लीडर हैं वो अब उनके पास जाएंगे, जो लोग वहाँ पर घरों में रह रहे हैं, तो उनकी जानिब से अब हुकूमत को कहा जाएगा जी हमने यहाँ पे घर ले लिया गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में, अब हमें आप सड़क भी बना कर दें, अब यहाँ पर सीवरेज भी लेकर आएँ, यहाँ पर आप गैस भी लेकर आए। अब वो तमाम जिम्मेदारी जो है वो सियासी लोगों पर डाल दी जाएगी, क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये जो जगह है, जो मामलात हैं, वो एक मुकम्मल गैर कानूनी तौर पर हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी जो है जहां पर वज़ारत उमूर कश्मीर के जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मुकामी फील्ड अमला है, उसके ऊपर है। और उसकी बाकायदा तौर पर वफाकी सेक्रेटरी जो है जवाद रफीक मलिक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे हैं, उनको लेनी चाहिए और इसकी बाकायदा इंक्वायरी करवानी चाहिए। और जो लोग अभी भी तैनात हैं उनको, हिसाब से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, इसके खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदारान के खिलाफ जो है भरपूर तरीके से एक्शन भी लेना चाहिए। नाज़रीन, जो है महकमाना कवायदो ज़वाबित की उड़ाई जा रही हैं भरपूर तरीके से, और गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसके बावजूद भी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम जो हैं वो धड़ाधड़ बन रही हैं। इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। तो नाजरीन, बात करते हैं कराची की, जहां पर महकमा औकाफ ने ज़कात व उशर को भी करप्शन की भेंट चढ़ा दिया है। 2022 में मज़ारात की मुरम्मत और मेंटेनेंस के लिए मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए गए थे, और ब्यूरोक्रेसी मज़ारात की मेंटेनेंस के नाम पर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा गई है। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि मज़ारात के लिए दिए गए फंड्स में भी करप्शन की जा रही है। क्या इस पर कोई नोटिस लिया गया है या नहीं? मजीद इस सारी खबर के बारे में जानते हैं नुमाइंदा शाइन सेलरा से। जी सेलरा साहब, बताइएगा अंदर की खबर। देखिए, सिंध की जब बात होती है तो तकरीबन सबको मालूम है कि एक एक डिपार्टमेंट में करप्शन अरूज पर है। और जब हम दूसरी खबरों की खोज में थे तो पता चला कि महकमा औकाफ में भी बड़े पैमाने पर करप्शन है और कार्रवाई होती है, ताखीर से होती है, और अफसरान जब तक अपनी ना सिर्फ जेबें भर चुके होते हैं बल्कि वो मुल्क भी छोड़ चुके होते हैं। तो पता चला कि महकमा औकाफ में मज़ारात, मतलब आपको पता है कि लोग बड़े अकीदतमंद हैं मज़ारात के हवाले से, तो वहाँ पर जो मज़ारात के तज़ीन व आरइश करनी थी महकमे के अपने लोगों ने करप्शन की। उसमें हैरान कौन सूरत हाल ये है कि एक जैसे अफसर इंचार्ज थे, उन्होंने जो है वो मंजूरी दी बिल्स की, दूसरे ने मेंटेनेंस का काम करवाया, तीसरे ने बिल बनवाया, और चौथे ने जो सबसे आला काम किया उसने फिजिकल और उसके बाद जो दीगर जो ऑडिट था दस्तावेजी टेक्निकल वो भी अप्रूव कर दिया कि जी बिल्कुल मैं वहाँ गया था, काम हुआ है। लेकिन जब जायजा लिया गया तो ना तो कोई काम था, ना कोई ईंट लगी हुई थी, ना कोई प्लास्टर हुआ था, सिरे से काम ही नहीं हुआ था। और इस मद में करोड़ों रुपए ईंट लिए गए और ये समरी भेजी गई वज़ीर आला सिंध को। अब वज़ीर आला सिंध के पास जब समरी गई तो वही समरी इस वक्त हमारे पास भी है, जो कि नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो दस्तावेजात में जो चीज़ें हैं वो हम उसके जो मतन है उसकी तफसीलात रखते हैं, और उसके बाद फिर कुछ और भी हक़ाइक़ हैं जो पब्लिक के सामने रखेंगे कि बुनियादी तौर पर सिंध के तमाम महकमे, चाहे जो है सेहत है, एजुकेशन या दीगर, उसमें करप्शन की दास्तानें हैं। तो इस महकमे में भी इसी तरह की करप्शन है। उसमें बताया गया इस दस्तावेजात के मुताबिक कि जो 2021 में और 2022 का जो माली साल था उसके लिए फंड्स जारी किए गए थे कि जी मुख्तलिफ मज़ारें, जिसमें कराची में सचल सरमस और इसके अलावा जो मीरपुर खास में महकमा औकाफ का अपना ऑफिस था, उसके लिए इनको फंड्स दिए गए जी आप जो है इसमें तज़ीन व आरइश करें, काम करें। और उसके बाद अब्दुल गनी जो है इसमें महर साहब जो हैं वो इसके इंचार्ज मुकर्रर हुए, और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो तैनात किए गए थे, और उसके अलावा जो DDO थे डॉक्टर इकबाल अमान थे।
उसके बाद एक और अफसर थे, उनको ये सारा मामला दिया गया, जी आपने सारे मामले का जायजा भी लेना है, यानी कि आपने तामीरात खड़े होकर खुद करवानी है और उसके बाद फिर तामीरात की मद में कितना पैसा लगा, कितना फंड आए और क्या कुछ अखराजात हुए, उसके मामला भी देखने हैं। तो मोहम्मद पादियानी नाम है इनका, वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन सबसे जो आखिरी काम मैं आपको बता रहा था कि वो ऑडिट ऑफिसर का था, जो कि इस महकमे का अपना था, वो जाके बताता है, गुलाम रसूल सुमरो इनका नाम है, वो कहते हैं जी मैं वहाँ खुद गया था, ये सारा काम हुआ हुआ है और उसके बाद फिजिकल और टेक्निकल उन्होंने अप्रूवल दी और ये पैसा जो इन तमाम अफसरान को मिल गया। अच्छा। और जब जायजा लिए गए दस्तावेजात का तो ठेका बाद में डॉक्यूमेंट में दिया गया, रकम पहले जारी की गई और अब्दुल गनी महर साहब की सरपरस्ती में, और उसके बाद फिर जब अब इन मामला की छानबीन की गई तो पता चला कि ना तो कराची के जो मज़ारात थे इनकी तज़ीन आराइश हुई, ना सचल सरमस्त के मदार की तज़ीन आराइश हुई और ना ही महकमा औकाफ का जो मीरपुर खास में दफ्तर है उसकी जो है तज़ीन आराइश हुई। और जब ये खलबली मची तो वज़ीर आला सिंध को इस मामले का बताया गया ये चारों अफसरान हैं जिनके नाम मैं बता चुका हूँ, इनके खिलाफ जो है ये सबूत आ रहे हैं कि करोड़ रुपए के फंड्स और मज़ारात की तज़ीन आराइश की मद में जो है हड़प कर गए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब मामला ये है कि जो मुख्तलिफ जो लोकल ग्रेड हैं, यानी कि सूबाई सतह के, उसमें ग्रेड 17 का, ग्रेड 18 का या ग्रेड 19 का, तो वो या तो महकमे के सेक्रेटरी देंगे या चीफ सेक्रेटरी उनके खिलाफ इंक्वायरी की इजाज़त देंगे या फिर देंगे जो मुतल्लिका वजीर है सूबाई, वो इजाज़त देंगे। अब वज़ीर आला ने अप्रूवल दे दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये जो अफसरान खुद अपने महकमे के इस करप्शन में मुलविस हैं, लेकिन मामला अब अटका हुआ है इस बात पे कि अब सेक्रेटरीज और मुतल्लिका वजीर इनके खिलाफ परमिशन दे, उनके खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई की जाए। अब मैंने जो इस महकमे के जो सेक्रेटरी है मुनव्वर अली महसर साहब, उनसे रब्ता किया कि मैं एक तो इस मैं उनका मौक़िफ़ लूँ, दूसरा कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो किस तरह होगी। फिर ये क्योंकि करप्शन की जो दास्तानें रकम हो रही हैं तो थमने का नाम ले रही, क्योंकि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से करोड़ों रुपए का सोना चोरी कर लिया गया था और वो भी मज़ार के अपने मैनेजर उसमें शामिल थे, जिनका बताया जाता है कि आज भी जेल में है। तो इसी तरह कई और करप्शन की दास्तानें हैं। जो महकमा औकाफ की ज़मीनें हैं उनके जो है उनकी काफ़ी आपको पता है रोज़ाना की मद में रकम आती है चंदे की सूरत में, और जिस तरह ज़ायरीन जाते हैं तो बहुत रकम आती है, तो उसमें उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये जो करप्शन का मामला सामने आया है मज़ारात की तज़ीनो आराइश के हवाले से, इसमें क्या करप्शन की गई है? उधर तो सोना चोरी कर लिया गया था। इसमें जो बुनियादी तौर पर 3-4 मज़ार थे। एक तो ये 3 हट्टी का मज़ार, अक्सर आपने खबरों में सुना होगा, 3 हट्टी पे एक बहुत बड़ा मज़ार है, उसकी तज़ीन आराइश करनी थी 2021 और 22 के फंड्स के दौरान। वहाँ कागजों में दिखा दिया गया, बिल्स बनवा दिए गए, बिल्डर खड़ा कर दिया गया, ठेकेदार था और ऑडिट करने वाले ने ऑडिट कर दिया गया, लेकिन मज़ार की तज़ीन आराइश नहीं हुई। इसके अलावा महकमा औकाफ का जो दफ्तर था मीरपुर खास में, उसमें वाशरूम बनाने थे, उसकी मेंटेनेंस करनी थी, वहाँ पर कागजों में दिखा दिया गया, लेकिन उसकी वहाँ ग्राउंड पर किसी किस्म की कोई जो है वो हकीकत नहीं थी, ना ही किसी किस्म का काम किया गया। सचल सरमस्त की दास्तानें आपने अक्सर खबरों में देखी होंगी, उस में बच्चे किताबों में पढ़ते हैं उनकी दास्तानें, लेकिन महकमा औकाफ के जो अफसरान हैं शायद उन पे उनकी दास्तानें या उनके किस्से और उनकी जो एक नेक नीति थी वो असर नहीं करती। उनके मज़ार को भी नहीं छोड़ा और वहां पर भी जो है वो जो तज़ीन आराइश के लिए रकम जारी की गई थी वो भी करप्शन की नजर कर ली गई। अब 4 अफसरान के खिलाफ बताया गया है कि महकमा जाती कार्रवाई मुतल्लिका वजीर और सेक्रेटरी की परमिशन के बाद शुरू होगी, क्योंकि वज़ीर आला ने इजाजत दे दी है मुराद अली शाह साहब ने कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आते हैं दूसरे मामले की तरफ, क्योंकि देखें लियारी में 300 जो है गज एक प्लाट था महकमा औकाफ का, 4 वहां के अफसर थे जो चारों के मैंने नाम भी लिए थे, उसमें नसीम खान, मेहताब और इसके अलावा हाफिज अदील, इन्होंने एक बिल्डर को भेज दिया था। अब मैंने वहाँ जो महकमा औकाफ के अफसर हैं उनसे पूछा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि अदालतों में जब मामला आते हैं तो पता चलता है जी वो काम करके रिटायर होकर चले जाते हैं, उसके बाद फिर इंक्वायरियाँ शुरू होती हैं। उन्होंने कहा इन तीनों के तीनों अफसरान को न सिर्फ निकाला गया बल्कि वो प्लाट जो था वो भी रिकवर कर लिया गया है, हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है, बिल्डर से वापस ले लिया है। लेकिन मसला ये है कि अब जैसे 2020 और 22 का जो तामीराती काम था और उसके बाद फिर 22 और 21 में ये मामला जो ऑडिट और इसके अलावा दस्तावेजात में आता है और 24 में उसकी इंक्वायरी होगी, तो आप खुद बताएं कि इतने ताखीर से ये मामला जब होंगे तो फिर वो इंक्वायरी या करप्शन और ये सारे मामला जो बेसुध रहेंगे। कोई फर्क पड़ेगा साहब अगर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई की जाएगी तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा? अक्सर आपको पता है कि सिंध के अफसरान जो है रिटायरमेंट से पहले अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को पहले ही मुल्क से बाहर शिफ्ट कर देते हैं।
तो कई लोगों के नाम ECL में भी आते हैं और कई लोगों के नाम जो है डॉक्यूमेंट में आते रहते हैं, इंक्वायरीज में आते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। मामला यह है कि जिन महकमा औकाफ के अफसर से मैंने आज बात की इस मामले में, तो वो कहते हैं देखिए महकमा औकाफ में जिस तरह दूसरे इदारों में, दूसरे महकमों में आप करप्शन देखते हैं उनसे भी शायद बढ़कर है। हम रोजाना की तादाद में, दर्जनों की तादाद में न सिर्फ अफसरान बल्कि निचली सतह के जो लोग हैं मुलाजमीन, उनको भी मुअत्तल करते हैं रोजाना दर्जनों की तादाद में पूरे सूबे में। लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ जो करप्शन है उसकी रोकथाम हो रही है बल्कि मजीद बढ़ रही है। और कोई और मुलविस नहीं होता कि बाहर का अफसर है या बाहर का कोई आदमी है, क्योंकि आपको पता तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि जैसे बताया कि लियारी में जो महकमा औकाफ का प्लाट था 300 गज का, वो बिल्डर को बेच दिया था, उन तीनों के तीनों अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, फारिग कर दिया गया। तो उसके बाद हम ये स्कैंडल देख रहे हैं, ये जो तज़ीन और आराइश की जो मज़ारात की होनी थी उसके ऊपर एक मजीद स्कैंडल आ गया। इसके अलावा लाल शहबाज कलंदर की मज़ार से जो सोना था जो कि लोग एक नजराने के तौर पर वहां आपको पता है देते थे, तो वो चोरी कर लिया गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर किस तरह होगा। लेकिन यह है कि बर वक्त कार्रवाई होगी तो शायद महकमा औकाफ में जो है वो कंट्रोल हो सके। और फिर क्योंकि ये अंदरूनी खाना जो मामलात होते हैं, इनकी तहकीकात और इंक्वायरी महकमा जाती जो कार्रवाई है, कोई बाहर का कोई जैसे नैब, एंटी करप्शन या FIA या कोई दूसरा इदारा अगर तहकीकात करता है तो फिर ना सिर्फ इनको लगाम डाली जा सकती है बल्कि करप्शन की रोकथाम हो सकती है किसी सूरत। अच्छा, महकमा जाती कार्रवाई होती है, फर्जी बिल जो है वो दिखाए गए थे, फर्जी बिल कैसे पास हो जाते हैं उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं की गई। आखिर जब बिल पेश किया जाता है, रकम ली जाती है, तो वो कैसे पास हो जाता है? देखिए फर्जी बिल जिसने पास किया आखिर में वो अब्दुल गनी महार साहब थे, जो इस सारे प्रोजेक्ट के सारे मामलात के इंचार्ज थे। लेकिन अब उससे देखें जिसने टेक्निकल काम किया सबसे ज्यादा ऑडिट अफसर ने। ऑडिट अफसर अपनी रिपोर्ट में जब ये उनसे, चूंकि जब काम हो जाता है तो आखिरी जो है वो चेक कराया जाता है कि वाकई काम हुआ नहीं हुआ। काम हुआ नहीं था, लेकिन ऑडिट अफसर जो है वो खुद जाके बताते हैं जी बिल्कुल मैं खुद गया हूँ लोकेशन पे और ये सारा काम हुआ है, फिजिकल भी जाके चेक करके आया हूं और टेक्निकल भी चेक करके आया हूं। उनकी रिपोर्ट के बाद तो यकीनी तौर पर ये फंड जारी करने थे, बिल्स जो है वो आगे जारी करने थे, लेकिन जो अप्रूवल था वो तो ऑडिट अफसर की इस रिपोर्ट के बाद ही आया। अच्छा। तो इस तरह देखा तो 4 अफसरान के दरमियान जो है वो रकम भी तकसीम हो गई, बीच में बिल बनाने वाला और उसके बाद फिर जिसको ठेका दिया गया वो, और उसके ऑडिट करने वाले के साथ साथ जो इसके इंचार्ज हैं अब्दुल गनी सुमरो, जो कि आप तस्वीर भी लोग देख रहे होंगे, ये इसमें डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे जिन्होंने तज़ीन और आराइश करनी थी। अब ये रिडार पर तो आ गए हैं, लेकिन मामला ये है कि अब 2021-22 का इशू है और उसके बाद फिर यकीनन रिटायरमेंट की उम्र भी होगी और फिर इसी तरह जब इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात जो महकमा जाती भी होगी वो आखिरी मरहल में जब पहुंचेगी तो ये अपने ओहदे से भी निकल लिए होंगे, डिपार्टमेंट छोड़ चुके होंगे, तो उसके बाद फिर ये पेशियां भुगतते रहेंगे। इशू ये है कि लोग अकीदतमंद हैं, आपको पता है मज़ारों पे जाते हैं, लेकिन ये मज़ारात को भी नहीं छोड़ रहे। करारवा की सजा, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि एक प्लाट को जो कि इन्होंने बिल्डर को बेच दिया था उसको नौकरी से निकाल दिया, लेकिन जो एक क्रिमिनल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि एक प्लाट बेचा और उसके बाद फिर महकमा औकाफ का था आगे फरोख्त कर दिया, उस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह हमें नहीं बताया गया। तो जब करप्शन हुई आपने उसको निकाल तो दिया ओहदे से, बरतरफ कर दिया नौकरी से, लेकिन उसके जो करप्शन की नुकसानात हुए करप्शन की वजह से डिपार्टमेंट को, महकमे को, पब्लिक के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके खिलाफ इस महकमे में अब तक कोई ऐसी दस्तावेजात या ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि महकमा औकाफ के किसी भी अफसर को इस किस्म की सजा हो जिसने करप्शन की हो, बदनवानी की हो या लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाया हो। शाहिद ये बताइएगा कि करप्शन में मुलव्विस जो अनासिर हैं इनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई मतवक्के है, क्या कार्रवाई की जा सकती है ताकि आगे आने वाले वक्तों में हमें इस तरह का कोई मामला ना देखने को मिले? देखें सेक्रेटरी जो है उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे रब्ता किया, उनके ऑफिस में भी, उनके पर्सनल नंबर पे भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ भी जाना जा सके और इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके बारे में मालूमात भी ली जा सके। लेकिन एक इस डिपार्टमेंट के अफसर से जो मेरी बात हो रही थी उनका ये कहना है कि जो ये करप्शन चूँकि बुनियादी तौर पर साबित हो चुकी है इनके ऊपर, ये मुलाजमत से बरतरफ होंगे। लेकिन जो असल में हमारा मुद्दा है मुलाजमत से बरतरफ होना एक अलग बात है। करप्शन की उसके बाद फिर इंक्वायरी हुई, ताख़ीर से हुई, मुलाजमत से निकाले गए, लेकिन उसकी सज़ा क्या होगी और मजीद इस किस्म की रोकथाम की जाए कि इस किस्म की करप्शन ना की जाए, इस किस्म की धोखेदही और फ्रॉड ना किया जाए, उसके लिए कोई खास मैकेनिज्म महकमा औकाफ की तरफ से अब तक सामने नहीं आ सका है। बार बार रब्ता करने के बावजूद कि अगर सजाएं दी जाती हैं तो फिर बार बार इस तरह के स्कैंडल क्यों सामने आ रहे हैं, उस हवाले से प्रॉपर जो है जवाब नहीं मिला। लेकिन ये बताया गया कि हम रोजाना की तादाद में अफसरान जो कि करप्शन या किसी भी ऐसे सरगर्मी में पाए जाते हैं, जो कि महकमा औकाफ के रूल्स के खिलाफ। के बाद क्या कोई एक्शन सामने आया?
वज़ीर आला की जानिब से जो अप्रूवल थी समरी की दे दी गई है। अब मजीद जो महकमे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ महकमों की जो अफसरान हैं मुख्तलिफ ग्रेड्स के, उनके खिलाफ अलग अलग जो है वो इंक्वायरी के लिए इजाज़त दी जाती है। यानी कि जैसे ग्रेड 17 और 18 के उसमें चीफ सेक्रेटरी उनके खिलाफ देंगे, ग्रेड 19 का कोई अफसर है तो उसके खिलाफ अगर कोई महकमा जाती कार्रवाई करनी है तो मुतलका वजीर देंगे। इस तरह अलग अलग ग्रेड्स के अलग अलग जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग अलग फोरम्स हैं, उसके ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये आज जो मेरी हाथ में बात हुई उसमें उनका ये कहना है कि वज़ीर आला सिंध की अप्रूवल के बाद अब मजीद इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। चूंकि करप्शन बड़े पैमाने पर है और उसके बाद फिर इसकी रोकथाम भी हमने करनी है तो कार्रवाई हो जाएगी, ये नौकरी से बरतरफ होंगे। लेकिन सजा और दूसरी चीजें जिसमें पैसा रिकवर भी हो जाए जो इन्होंने लूटा है, और उसके बाद फिर जो दूसरे जो काम नहीं हो सका ठेकेदार को क्या सजा दी जाएगी, उस हवाले से कोई जो वो इस तरह के ठोस या कोई एक काबिल इत्मीनान जो है कोई जवाब नहीं दिया गया है। बात वही है कि करप्शन अफसर करते हैं तो उनसे लूटी हुई रकम जो एक महज डॉक्यूमेंट की आप कह सकते हैं कि शवाहिद की रोशनी में जो एक इल्जाम होता है वो पैसा तो वापस आ जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट में तो बहुत अगर शायद देखा जाए तो इतने मुकद्दस मकसद के अंदर भी अगर करप्शन की जाएगी, दीगर इदारे या दीगर जो सेक्टर्स हैं उनका तो फिर वाली वारिस ही कोई नहीं है। इस हवाले से हमें सोचना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इसके हवाले से आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पैनल पर मौजूद तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।